स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टोटल डिटेल समझाई थी कि कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज बनाई जाती हैं, कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं, कैश फ्लो का लॉजिक क्या है, क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं हम कैश फ्लो। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो यदि आप पिछली वीडियोस को हमारे को देख लेते हैं तो आपको टोटल कैश फ्लो समझ में आ जाएगा। और आज हम उसी के बिहाफ पर एक न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल, टिपिकल नहीं, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है, केवल एक सिंपल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं सो दैट कि हमें कैश फ्लो पूरी तरह से समझ में आ जाए और हम कैश फ्लो का क्वेश्चन पूरा कर सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले हल्का सा मैं तो आपको हिंट दे देता हूं कि पूरे कैश फ्लो को आपको कैसे करना है। हो सकता है आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो, लेकिन देख लें जिससे कि आपको समझ में आए। तो बेसिकली इसमें तीन एक्टिविटी हम बना रहे हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये केवल बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड कितना कैश जनरेट हुआ। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल और केवल मेरे पास आती हैं नॉन करंट असेट्स। तो आप एसेट छांट लीजिए कि आपके पास एक बैलेंस शीट है, उसको हमें क्लासिफाई करना है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में दो चीजें हैं, एक करंट असेट्स और एक नॉन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स मेरे पास आ रही हैं मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस जगह। इसके अलावा जो नॉन करंट असेट्स हैं ये सब आ जाएंगी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यानी कि नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। अब हमारे पास हम पहुंच जाते हैं असेट साइड में के बाद लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में है हमारे पास करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी तो हमारे पास आ जाएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अलावा करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग। यानी कि अगर आप देखें तो लायबिलिटीज क्लियर हो गई मेरे पास, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। इसके बाद बचा शेयर होल्डर्स का फंड, जिसे हमने क्लासिफाई किया था कि जो लायबिलिटी साइड है उसमें जो शेयर होल्डर फंड है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जैसे सपोज करो आप शेयर इशू कर रहे हैं तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अलावा कोई भी पेमेंट, ऑल पेमेंट्स, किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट, केवल एक पेमेंट को छोड़कर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यदि आपको पेमेंट ऑफ टैक्स चाहिए तो मुझे यहां लिखना हो गया। इसके अलावा हमारे पास डिबेंचर्स, लोन, वो सब फाइनेंसिंग है ये, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी है। रिजर्व एंड सरप्लस की एडिंग होती है हमारे पास, तो उसके लिए हमें बनाना होता है एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जो कि स्टार्ट करता है मेरे नेट प्रॉफिट को, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक वर्किंग नोट तैयार किया हुआ है। वर्किंग नोट यानी नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो मुझे नेट प्रॉफिट मिला है वो सब कुछ आफ्टर है, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड। लेकिन मुझे चाहिए बिफोर, क्योंकि बिजनेस का चाहिए। तो बिफोर चाहिए तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इस तरह की कोई भी चीज है तो मैं सब इसमें प्लस या माइनस कर दूंगा। रूल्स आपको फोकस करना है। देखिए सबसे मेन जरूरी है कि अगर मेरी पिछली वीडियो देख रहे हैं तो मैंने टोटल बताया ही है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को कराता हूं। 5 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, कभी भी हम सॉल्व करेंगे। हमें थोड़ा सा परफॉर्मा क्लियर हो, बेसिक चीजें। इसके अलावा कुछ रूल्स हमें क्लियर हों कि जैसे हमने कहा कि हमारी करंट लायबिलिटी है, हम क्या कह रहे हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का आप लायबिलिटी समझ लीजिए, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, ये आप ध्यान दीजिए। यानी कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा लायबिलिटी साइड से, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस होंगी, बाकी इतना याद कर लीजिए, और कम होंगी तो माइनस होंगी। क्लियर है ना। और असेट साइड का अपोजिट होगा, यानी कि ज्यादा लर्न नहीं करना है, बहुत कम सिस्टम से आप इसे समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश मेरी है कि मैं हमेशा आपको हर पॉइंट समझाऊं कि क्यों ये प्लस हो रहा है, क्यों ये माइनस हो रहा है। लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और ये क्वेश्चन अब आपके सामने देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन में है हमारे पास, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बीपीएल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को मैं ये कैश फ्लो बना रहा हूं, जिसके अंदर मुझे दिया हुआ है पहले लायबिलिटी साइड और फिर असेट साइड।
ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूंगा ये अमाउंट जो मुझे दी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दी हुई है 2018, फिर दी हुई है 2017, यानी पहले करंट ईयर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। यानी क्वेश्चन करने से पहले आपको इसी बात का ध्यान देना है कि पहले कौन सा ईयर है। पहले करंट ईयर है, फिर प्रीवियस ईयर है, लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग चाहिए पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। यानी कि मैं किसी भी अमाउंट को डिस्कस करूंगा तो प्रीवियस से करंट ईयर की तरफ जाऊंगा, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ जाऊंगा। और क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो क्या कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में है हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और इसके आगे कोई भी नोट्स टू अकाउंट भी नहीं है, नोट्स टू अकाउंट भी नहीं है, और शेयर कैपिटल हमारे पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहुंच जाते हैं शेयर कैपिटल को लेकर, और कैपिटल 3 लाख से 350 यानी इंक्रीज हो रही है तो प्लस होगी। ये मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी साइड है, बढ़ रही है तो प्लस होगी हमेशा। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी करें, कोई सी भी लायबिलिटी हो, कैसे भी हो। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए दिया हुआ है इन्होंने मुझे नोट्स टू अकाउंट, यानी कि इसकी कुछ डिटेल्स है जो मुझे नीचे से पढ़नी है। तो रिजर्व एंड सरप्लस और नोट्स टू अकाउंट में वो मुझे बता रहा है कि इसमें एक प्रॉफिट है जो 18,000 से 27 यानी 18 से 27 हो गया है, एक जनरल रिजर्व है जो 20 से 30 हो गया। रूल्स वही, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। तो पहले प्रॉफिट देखें 18 से 27, दैट मींस कि 9,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ जो कि प्लस होगा। देख सकते हैं आप, इधर दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट। मैंने कहा था वर्किंग नोट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व, टैक्स और डिविडेंड के लिए। तो नेट प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अमाउंट मुझे दी हुई है जनरल रिजर्व, पहले 20 और अब 30। देखिए इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। बिल्कुल फोकस करना है क्वेश्चन पर, मिस्टेक नहीं करनी है। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में करना है। नो कंफ्यूजन, सीधा पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। आपको पता है करंट लायबिलिटी कहां नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट लायबिलिटी में सबसे पहले टर्म दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स पहले 35 और अब 53 क्या हो गई, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या है मेरे पास इसमें, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स कितने इंक्रीज हो गए हैं, 35 से 58 यानी कि 18,000। तो 18,000 हम इसको यहां पर प्लस में लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, ये ध्यान देना है मुझे। अदर करंट लायबिलिटी 8 से 6 हो गई, अदर करंट लायबिलिटीज, लेकिन वो अब डिक्रीज में लिख रही है, जब डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज में। अदर करंट लायबिलिटी है आपके पास नहीं, कितना कह रहा है वो 8 से 6, तो रिड्यूस हो गया 2000, तो हम इसको माइनस कर देंगे 2000। देखिए माइनस में लिखने से बेस्ट होता है कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। बाकी एड लेस वन लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहां पर भी शो कर देंगे तो हमें बेस्ट रहेगा, हमें प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लेकिन इसके लिए दिया हुआ है मुझे नोट्स टू अकाउंट, हमें नीचे जाना होगा। तो नोट्स टू अकाउंट में पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इस पॉइंट को आपको समझना है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अगर आपको करंट ईयर में कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसे प्रोविजन मानेंगे, और प्रीवियस ईयर की जो टोटल वैल्यू है उसको हम पेमेंट मानेंगे। तो ध्यान से देना है, इसमें डिफरेंस नहीं करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आपको डिफरेंस नहीं करना है। करंट ईयर वाली वैल्यू प्रोविजन में लिखनी है पूरी, और प्रीवियस ईयर वाली पेमेंट में लिखनी है। प्रोविजन सारे प्लस में होंगे और पेमेंट सारे माइनस में होंगे। तो सारे प्रोविजन के लिए मैंने आपको यहाँ वर्किंग नोट बनवाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स। और जाइए करंट ईयर में वैल्यू कितनी है, करंट ईयर में वैल्यू है 32। तो प्रोविजन फॉर टैक्स वैल्यू है 32,000, जबकि प्रीवियस ईयर में ये वैल्यू है 28,000। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां पर है मेरे पास पेमेंट ऑफ टैक्स, मैंने आपको बताया था 18,000 रुपए माइनस। देख लीजिए एक तरह से हमारा लायबिलिटी साइड समाप्त हो गया। टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल इजीली कर पाएंगे हम, बहुत फास्ट। लायबिलिटी साइड उठाई, टॉपिक देखना है कौन सी चीज कहां है, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑपरेटिंग में है ना, नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग में। अब हमारे पास पहुंच जाते हैं हम असेट साइड। अब असेट साइड में होता क्या है, हमारे पास नॉन करंट असेट्स होती है। नॉन करंट असेट्स थोड़ी टेक्निकल हो सकती हैं, सो दैट फिर हमें सबसे पहले करंट असेट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। और करंट असेट्स कहां आती हैं, करंट असेट्स आती है मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन करंट असेट्स। तो ऑपरेटिंग असेट्स में आ जाइए आपके पास, करंट असेट्स में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है, सबसे पहले चेक कीजिए, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में आपके पास आ जाएगी इन्वेंट्री। कितना इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है आपके पास, 57 से 39, 57 से 39। दैट मींस कितना कम हो गया आपके पास इन्वेंट्रीज के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए मेरे पास कम हो गया
18,000, 18,000 रुपए कम हो गया। लेकिन असेट्स कम होने का मतलब है इंक्रीज हो गया। कम होने का मतलब क्या है? इंक्रीज हो गया। देख लें, चेक कर लें, 57, 39 डिफरेंस कर लीजिए, 7, 9, 8 और 5, 4 माइनस 3, 1, 18,000 डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। असेट साइड है, असेट्स में बिल्कुल उल्टा करना है, बढ़ रहे हैं तो माइनस और डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले 75 अब 108, ये इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन करंट असेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 75 से 108 यानी कि 33, तो 33। लेकिन मैंने आपसे कहा असेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो माइनस लिख लीजिए, माइनस लिखा हुआ है, लेकिन टोटल करने में कई बार हमारी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस के आइटम को सिंपल लिखेंगे और जितने भी माइनस के आइटम है उनको नेगेटिव लिख देंगे, सो दैट कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आए ही ना। ठीक है, इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि करंट असेट्स सारी यहीं आ रही हैं, लेकिन केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास आता है कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन तीन चीजों का टोटल ही हमें कैश फ्लो का आंसर बताता है। आप समझिए, आंसर बताना है ना, हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। इन तीन चीजों का टोटल कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का टोटल, करंट ईयर का टोटल। तो यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ दिया हुआ है, कैश एंड कैश बैंक बैलेंस दिया हुआ है 17,000, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है 17,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 28,000 रुपए। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि 28,000 रुपए आपका आंसर है। यानी कि ओपनिंग कैश का बैलेंस अगर मैं इन तीनों एक्टिविटी के टोटल में ऐड करूंगा तो आंसर 28 आना चाहिए, और 28 यदि आ रहा है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं तो समय लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो 5 मिनट्स में हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन केवल 5 मिनट्स के हैं। आपको केवल सर्च करना है कि कौन सी चीज कहां आ रही है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी सारी यहां आ रही है, केवल टैक्स को छोड़कर सारी असेट्स यहीं आ रही है, करंट असेट्स, केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर। बाकी सारी नॉन करंट असेट्स, सारी नॉन करंट लायबिलिटी। अब मेरे पास बची हैं नॉन करंट लायबिलिटी और सॉरी नॉन करंट असेट्स। इसमें है मेरे पास दो चीजें, एक है फिक्स असेट्स और एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे कम टेक्निकल पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, तो पहले इसको ले लीजिए। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 10 का था, अब 35 का है, यानी कि 25,000 का इंक्रीज हो गया। 25,000 का यदि वो इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब है असेट्स बढ़ रही हैं, और असेट्स बढ़ रही हैं तो माइनस। तो आप भूल भी जाएं तो सीधा है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मान लो कहीं कंफ्यूज भी हो जाते तो खाली इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी असेट्स बढ़ रही है इसलिए माइनस। कहीं दिमाग ही लगा, कहीं सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके बाद है हमारे पास एक इंटेंजिबल असेट्स और एक है टेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल डिस्कस कर लेता हूं मैं। इंटेंजिबल मैंने आपसे कहा था सभी नॉन करंट असेट्स हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं, लेकिन इसके अंदर से एक होती है इंटेंजिबल असेट्स, इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। यदि इंटेंजिबल असेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टिंग में ही आएगी, लेकिन यदि कम हो रही है तो हम उसे राइट ऑफ कहना कहते हैं। राइट ऑफ हो गई, अमोर्टाइज हो गई, रिड्यूस हो रही है। तो देखिए हमने एक हेडिंग लिखी हुई है, गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ, यानी कि ये वही लाइन है जो मैंने आपको समझाई थी, इंटेंजिबल असेट्स। तो इंटेंजिबल असेट्स जब भी कम हो रही है तो यहां आएगी, और ये हमारी कम हो रही है 50 से 40, यानी कि 10,000 रुपए की गुडविल कम हो रही है। असेट्स है ये, प्लस माइनस देख लीजिए, असेट्स कम हो रही है इसलिए प्लस, बढ़ती तो माइनस, जैसा भी किया था। अब हमारे पास बची टेंजिबल असेट्स, और टेंजिबल असेट्स के लिए इन्होंने नोट्स नंबर 3 दिया हुआ है, तो पहुंच जाइए नोट्स नंबर 3 पर। नोट्स नंबर 3 पर हमारे पास दो असेट्स हैं, एक है लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले 1,10,000 की थी, अब है 57,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हुई, अब आप इसको चेक कर लीजिए। इंक्रीज नहीं हुई, ये डिक्रीज हुई है, क्योंकि 110 से 57, यानी कि हमारे पास ये डिक्रीज हुई है 53,000। तो लिख लो मैं 53,000 लैंड एंड बिल्डिंग, यानी सेल की है। कम हो रही है तो सेल की है, कम हो रही है तो प्लस होगी भाई, इंक्रीज हो रही है तो माइनस और डिक्रीज हो रही है तो प्लस। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस हो गया 53,000। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी,
पहले 90 की थी, अब 191 की हो गई, यानी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई ना, तो यानी इंक्रीज हो गई तो माइनस कितना में कितना माइनस 101 यानी कि 1,01,000 रुपए माइनस होंगे, क्योंकि ये बढ़ रही है, यानी परचेज कर रहे हैं आप, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देख लीजिए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपको समझना है ऊपर से नीचे तक कि अगर हमारी असेट्स बढ़ रही हैं तो माइनस माइनस करना है, कहीं भी हो, वो कैसी भी असेट्स हो, कैसी भी असेट्स हो, चाहे वो करंट असेट्स, नॉन करंट असेट, टेंजेबल, इंटेंजेबल, कैसी भी हो, जो भी असेट साइड में अमाउंट आएगी वो हमेशा इंक्रीज होने पर माइनस ही होगी और डिक्रीज होने पर प्लस ही होगी। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम क्यों ना हो, कोई भी आइटम क्यों ना हो, यदि वो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आएगा और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मुझे दी हुई है जो बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है, और वो है डिविडेंड की। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडजस्टमेंट है और ये एप्लीकेबल भी इसी साल से है, इससे पिछले सालों में ये एप्लीकेबल नहीं थी, तो इसलिए पुराने क्वेश्चंस में इसको यूज हम नहीं करते थे, लेकिन इस साल से ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में यूज है। डिविडेंड का जो पॉइंट है वो आपको नीचे ही मिलेगा, इसलिए ऊपर नहीं मिलेगा, तो केवल एडजस्टमेंट में मिलेगा, और इसमें दो वैल्यू दे सकता है डिविडेंड के लिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो अब जो रूल्स आया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो डिविडेंड है उसमें आप केवल प्रीवियस ईयर का ही प्रोविजन बनाएंगे और उसी का पेड करेंगे। तो इसमें हमें 2 साल का डिविडेंड दिया हुआ है, 2017 और 18 का 39 और 45। तो करंट ईयर वाला बिल्कुल छोड़ दीजिए, केवल और केवल प्रीवियस वाला, प्रीवियस वाले डिविडेंड को लेना है। प्रीवियस का डिविडेंड है मेरे पास 39, कितना है 39, तो 39,000 को ही आपको केवल कवर करना है कि 39,000 ही। अब देखिए ये पॉइंट कहां से उठा रहा हूं, एडजस्टमेंट, तो ध्यान देना है कि अगर एक जगह प्लस हो रहा है तो एक जगह माइनस होगा। जैसे आपने कहा डिविडेंड पे किया, तो जितने भी डिविडेंड आप पे कर रहे हैं वो सब कहां रहे हैं, मैंने आपसे कहा सब चीजें फाइनेंसिंग में, केवल टैक्स को छोड़कर। एक पेमेंट अगर वर्ड इस्तेमाल हो गया पेमेंट, तो वो केवल फाइनेंसिंग में ही आएगा और माइनस में आएगा, केवल टैक्स को छोड़कर। टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग में आता है। 4-5 बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो टॉपिक बिल्कुल कैश फ्लो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोविजन हमें यहाँ बनाना है। देखिए मैंने वर्किंग नोट में आपको यहाँ बताया था कि इसमें टैक्स आता है, डिविडेंड आता है, तो 39,000 का इसमें डिविडेंड आएगा, और ये हमारे पास निकल के आ गया जो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यदि मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं तो यहाँ पर आकर माइनस होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखो ना प्लस माइनस लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। देखिए यहाँ भी डिविडेंड, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, जब तो टोटल मिलेगा। भाई हमने बैलेंस शीट खाली करी, तो कोई भी एडजस्टमेंट डालने से पहले फोकस कीजिए कि वो एडजस्टमेंट 2 जगह आनी है, और वो 2 जगह आनी है तो एक जगह प्लस होगी एक जगह माइनस होगी, सो दैट कि हम उस क्वेश्चन को पूरी तरह समझ सके। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल कितना है मेरे पास, ठीक है, 9 9 18 और 2 20, 9 9 18 और 2 20, 0 0 0 3 3 6 1 7 और 2 9, यानी 90,000। तो 90,000 रुपए यानी 19,000, 90 नॉट 19, 90,000 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन लिखना नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन, जितना लिखा है बिल्कुल उतना ही करना है। ये तो समझाने के लिए मैंने आपको परफॉर्मा बनाया हुआ है, सो दैट कि हमें सभी टर्म्स आसानी से समझ में आती रहें, हम लिखते रहें। डेप्रिसिएशन होता तो लिखते, लॉस होता तो लिखते, कोई इंटरेस्ट होता तो लिखते। तो अब कुछ भी नहीं लिखना है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है किसी असेट से, कोई इनकम नहीं हुई है जो हम यहां से माइनस करते, तो निकल कर आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना हो गया 1 लाख। देख रहे हैं आप, वर्किंग नोट से लाए 90,000, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स थे हमने ऐड कर दिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख रुपए आ गया। अब इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के सारे आइटम प्लस माइनस किए मैंने। भाई ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए तो ये निकल कर आ जाता है मेरे पास 73,000। क्या हो गया, कैश फ्लो नॉट यूज्ड, फ्लो आएगा मेरे पास, ध्यान से रखना, पॉजिटिव है, और ये अमाउंट ही हमारे पास 73 जो हमने दूसरा कॉलम बनाया हुआ है वहां पर लिख देंगे, सो दैट हम इसका टोटल बना सके। तो 73 हो गया। अब इसका हम टोटल लेंगे इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में देखें तो 25 माइनस का है, 101 माइनस का है, तो यानी 126, 53 इसमें से माइनस कर दें तो ये फिर वापस बचता है 73, लेकिन नेगेटिव का। 73 किसका बचता है बेटा, नेगेटिव का, माइनस का 73 है।
यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ रहा है 73 पॉजिटिव, यानी कि फ्रॉम और फ्लो। और ये जो हमारे पास इन्वेस्टिंग का आया है ये आया है यूज्ड, यानी एक प्लस एक माइनस। और तीसरा है मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास ये टोटल जो हमने किया है ये आया है मेरे पास 11,000। ये भी फ्रॉम हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया बेटा हमारे पास। अब हमारे पास तीन टर्म्स हैं, 73 पॉजिटिव, 73 नेगेटिव और 11,000। अब इसका टोटल करेंगे तो 11,000 ही आएगा। कितना आएगा भाई? फर्स्ट एक्टिविटी प्लस सेकंड एक्टिविटी प्लस थर्ड एक्टिविटी, इन तीनों को ऐड कर लें तो आंसर आया मेरा 11,000। और 11 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 17,000 ऐड करते ही टोटल आ गया 28,000। दैट मींस कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यानी कैश फ्लो एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को पढ़ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की इनकी एडजस्टमेंट्स को सिखाऊंगा और फिर एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो अब आप लोग बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी बहुत जरूरी चीज है, यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेटा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।